स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल भी है, डोमिनेटिंग है, उसका होल्ड है, सपोर्टिव भी है। सास बहू का वो फालतू किचन पॉलिटिक्स में कभी नहीं पड़ती। कोई भी एक्टर एक्टिंग करता है तो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती। हाँ। उनके पीछे जब हमें लगता है कि हमारे काम के पीछे एक अच्छा मकसद हो तब और भी मजा आता है। समाज को एंटरटेन कर रहे हो तो साथ में कुछ अच्छी चीजें सिखाओ। मैं थिएटर को एक माँ की तरह देखती हूँ। जैसे आपकी माँ आपको चलना, बोलना, उठना, बैठना, हंसना सब कुछ सिखाती है, थिएटर भी आपको चलना, बोलना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, गाना, खाना पीना सब सिखाता है। और थिएटर का सीखा हुआ इंसान कभी भी कहीं फेल नहीं होता। मेरे घर में सब बोले अच्छा ये अनुभव लेना था, ये देखो तुम्हारे लिए क्या छप के आया। तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। तुम चुप रहो, सहना है उतना सह लो। हाँ। जितना तुम पेनफुल रहोगी, जितना पेन आए उस पेन का बदला अपने परफॉर्मेंस में देना सबको। जब भी मैं लाइफ में फेल होती हूँ तब मुझे लगता है कि वाओ, अब ऊपर वाला मुझे कमाल का कुछ सिखाने वाला है, मुझे बहुत ही अच्छा देने वाला है। मंगल लक्ष्मी की कुसुम, जिसे तो आप बहुत मिले हैं, काफ़ी देखा है उनको जो मंगल को सपोर्ट करती रहती हैं, लेकिन जिनसे आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वो कुसुम जी नहीं हैं बल्कि हैं उर्वशी उपाध्याय जी। और सबसे पहले जो मेरी इनकी नज़र गई है इनके ऊपर, उनके चश्मों पर गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और क्लासी हैं। सो हम बहुत कुछ बातें करने वाले हैं और आपके बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। बट ये बताइए चश्मों का राज क्या है? कुछ खास नहीं, मुझे हर चीज़ मैंने लाइफ में बहुत पॉजिटिव लेती हूँ मैं। हाँ। तो अगर नंबर लगे, जब मुझे पावर लगे तो तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। 9th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ती रहती हूँ। नॉवेल्स पढ़ना है फ्री टाइम में, मतलब पढ़ना ये मेरा मतलब सबसे फेवरेट वाला काम है। तो मुझे बराबर याद है कि 9th स्टैंडर्ड में जब मुझे नंबर लगे तो चश्मे, सब लोग बोलते हाय चश्मा लग गया आपकी बेटी को, चश्मा मतलब जैसे क्राइम कर दिया मुझे चश्मा लग गया। तो मेरी मम्मी को सब लोग बोलते थे, काफ़ी लोग मुझे छेड़ते थे, चिढ़ाते भी थे कि चश्मिश चश्मिश चच्चू, चश्मिश चच्चू। तो उस टाइम पे भी मुझे कभी ख़राब नहीं लगा, कभी शर्म नहीं लगी। मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेम की तलाश में रहती हूँ। और देखो अभी समय कितना बदल गया है। अभी कहते हैं ना, आपके पेन को पावर में बदल दो, तो ये मेरा पावर भी है और पावर भी है। क्योंकि मैंने चश्मा जो नंबर लगे उसको हमेशा अलग अलग तरह की, मेरे पास बहुत ही कमाल की फ्रेम्स का कलेक्शन है। अच्छा। और अक्सर मैंने देखा है कि हर जगह मेरे चश्मों की तारीफ होती है। बिल्कुल। कि मेरे जितने भी बाकी सारी फ्रेम्स है, सब फ्रेम्स की लोग बहुत तारीफ करते हैं। ओवर साइज पहनना या अतरंगी पहनना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो दोनों ही है। मुझे लगता है कि मुझे जो पसंद है वो मैं हूँ, क्योंकि दुनिया की नज़र से मैं अपने आप को नहीं देख सकती। मुझे खुद को देखना है तो मुझे मेरी नज़र चाहिए। और ये काफ़ी मैचिंग है, तो मतलब ऐसे भी है कि ड्रेस से मैच होते हैं? नहीं, ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ कॉमन कलर्स ऐसे लूँ। हाँ। कि जो थोड़े से सभी चीज़ों में चले जाएं। हाँ। और मतलब आज तो कोइंसिडेंटली मैच कर गया। जी। बाकी तो या है मेरे पास काफ़ी कलर के हैं चश्मे, अलग अलग कलर के हैं। एक दिन घर पे आने वाले हैं हम, आपसे इंस्पायर होंगे। अरे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चश्मा बस थोड़े टाइम में दुकान खोलनी पड़ेगी। तो पूरा मेरा एक शेल्फ है, पूरा भर के हैं। गूगल्स में भी मैं पावर डलवा देती हूँ ताकि कहीं बाहर भी पहनना पड़े तो वो वाला, मतलब गाड़ी चलाते वक्त भी आपको तकलीफ ना हो। अच्छा, तो हम कुसुम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, काफ़ी पॉजिटिव रोल है, एक ऐसा रोल जो अपनी बहू को सपोर्ट कर रही है, उसके लिए कुछ भी कर रही है, बेटे के भी अगेंस्ट जा रही है बॉस। लेकिन बताइए उर्वशी जी, आपको कितना मज़ा आ रहा है ये करते हुए? काफ़ी मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ अब तक मैंने जो किरदार किए हैं, और मेरा सुपरहिट जो है हमारी देवरानी, या रिसेंटली जो मैंने नथ में किया था हसीना बेगम का, वो भी काफ़ी पावरफुल। तो ये पर नेगेटिव थे वो सारे किरदारों में, मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। जैसे कि मेरी आवाज़ है या मेरी पर्सनालिटी है, ऐसी पर्सनालिटी को पॉजिटिव रोल देना, हमने रियल लाइफ में भी देखा होगा काफ़ी ऐसे लोगों को कि जो पहली नज़र में हम देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ी खड़ूस लग रही है, बड़ी अभिमानी लग रही है ऐसी। पर जैसे हम उसको जानते हैं तो हमें वो बहुत ही प्यारा इंसान लगता है कि वो अंदर से बहुत ही कमाल का होता है, लेकिन उसके कुछ नियम या उसके सिद्धांत या उसकी डिसिप्लिन की वजह से हमें वो वैसा लगने लगता है।
तो कुसुम के किरदार में भी बहुत ही कमाल का ब्लेंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड स्ट्रिक्टनेस। तो कुसुम को जहाँ स्ट्रिक्ट होना होता है, जहाँ पे मंगल की गलती भी होती है तो मंगल की गलती भी दिखाती है। आदित्य को जो जहाँ गलत है तो थप्पड़ भी बहुत बार लगा दिया है आदित्य को, और जो बोलती है कुसुम सीधा बोलती है और तुरंत ही रिएक्ट करती है। लेकिन जब उसको किसी बात का डाउट पड़ता है कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है तो वो रिएक्ट तुरंत नहीं करती, वो पूरा छानबीन करती है, उसके ठोस सबूत लेकर आती है। तो ये कमाल का कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग भी है, पावरफुल भी है, डोमिनेटिंग है, उसका होल्ड है, सपोर्टिव भी है। सास बहू का वो फालतू किचन पॉलिटिक्स में कभी नहीं पड़ती, बहू को कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती, या स्त्री को दूसरी स्त्रियों को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि एक स्त्री की दुश्मन होती है, ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहती कुसुम। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को समझ सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती है या सुधार सकती है। जैसे कि वो सौम्या को काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश की, उसके लिए लड़का भी ढूंढा कि भाई मेरे बेटे से ध्यान हट जाए, कहीं अच्छी जगह पे उसकी शादी करवा दूँ। तो इतना पॉजिटिव कौन सोचता है? अगर कोई दूसरी होती रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कितनी मतलब लड़ाइयाँ हो गई होती, गाली गलौज हो गया होता, पुलिस केस बन गए होते। लेकिन यहाँ पे कुसुम ने पॉजिटिव सोल्यूशन सोचा कि सौम्या के लिए अच्छा लड़का ढूंढ के ले आती हूँ, अच्छे लड़के से शादी करेगी, उसका घर बस जाएगा तो मेरी मंगल का घर नहीं टूटेगा। तो ये काफ़ी कमाल के उसमें गुण हैं कुसुम के किरदार में जो मुझे पसंद आते हैं। और स्ट्रॉन्ग भी है, डोमिनेटिंग भी है, होल्डिंग भी है, और साथ साथ में ये सारी खूबियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर एक भी व्यक्ति हमारे घर में होना तो पूरी फैमिली मतलब समझो कि 7 पीढ़ी तर जाएगी, मतलब 7 पीढ़ी के लिए सही हो जाएगा। और आई एम श्योर कितने लोग कनेक्ट करते होंगे कुसुम से कि काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम्स भी किए कि हाँ हमारी दादी ऐसी है, कि कोई बोलता है कि हमारी मम्मी तो बिल्कुल ऐसी है, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि काश मेरी सास मुझे ऐसी ही मिले। तो ये बड़ा मेरा मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। लोग अच्छे आजकल का जनरेशन सब लोग बोलते हैं जेनजी बड़े रूड है, ऐसा नहीं है। जेनजी बहुत समझदार है। जेनजी हर चीज़ को ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट देखते हैं और कहीं मिक्स नहीं करते, ब्लर लाइन नहीं है। यस, वो लोग कहीं ना डिप्लोमेटिक नहीं है। वो जो है वो सीधा बोल देते हैं। तो मुझे जेनजी बहुत पसंद है। तो जेनजी वो लोग नहीं है जो मतलब घोड़े पे राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा, ऐसा नहीं। वो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं कि भाई पति अच्छा मिले ना मिले, अगर अच्छा नहीं होगा तो हम उसको उसकी जगह दिखा देंगे, लेकिन सास अच्छी मिलनी चाहिए आपके जैसी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आजकल, पहले के ज़माने में लोग हीरो जैसे लड़के के ड्रीम देखते थे, लेकिन आजकल की लड़कियां कुसुम जैसी सास के लिए प्रेयर कर रही हैं कि हमें ऐसी सास मिले। तो जो गालियां पड़ती थी कैरेक्टर्स को बैलेंस हो गया आपको लगता है? बिल्कुल, कहते हैं ना कि गालियां मैंने बहुत खा ली दर्शकों की, अब प्यार का टर्न है। और खैर उनकी गालियों में भी मेरे लिए एक बीइंग एक्टर अच्छा लगता है। वो तो बेस्ट होता है ना, बिकॉज आपका वो काम ही है कि आपको नेगेटिव या ग्रे प्ले करना है। अब ग्रे को लोग नफरत ना करेंगे तो प्यार करेंगे तो हुआ ही नहीं ना, हुआ ही नहीं, मकसद पूरा नहीं हुआ। तो वही मुझे लगता है कि बहुत बीइंग एक्ट्रेस मुझे लगता है कि मैंने मेरा पर्पस या मैंने मेरा काम अच्छे से किया। खुशी होती है कि जब लोग नफ़रत करते हैं तब खुशी होती है कि कहीं ना कहीं ये नफ़रत मेरी सक्सेस है। और आज जो प्यार मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं लोगों के दिलों को छू सकी या किसी की ज़िंदगी को सुधारने में या कुछ अच्छा करने में कामयाब हो सकी। जी। और कोई कलाकार को अच्छा लगता है कि जब हम कोई भी एक्टर एक्टिंग करता है तो सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, उनके पीछे जब हमें लगता है कि हमारे काम के पीछे एक अच्छा मकसद हो तब और भी मज़ा आता है। क्योंकि एक कलाकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आप समाज को एंटरटेन कर रहे हो तो साथ में कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ, क्योंकि आपको देखने वाले, आपको फॉलो करने वाले या आपके पीछे चलने वाले काफ़ी लोग हैं। हमने क्या पहना, हम कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सबको लोग फॉलो करते हैं। तो हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जो लोग हमारी गलतियों को भी फॉलो करने लगे, हमारी अच्छाइयों को फॉलो करें। वो मैं इसलिए अक्सर मेरे रील्स में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें या अच्छे मैसेजेस देने की कोशिश करती हूँ, ताकि लोग ये मैसेज, काफ़ी मुझे बोलते हैं कि मैम आपके रील्स, आपके थॉट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको अपने स्टेटस पे लगाते हैं, या आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, आप जिस तरह से बोलती हैं हमें बहुत पसंद आता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी दुनिया को दे रही हूँ। दैट्स नाइस।
तो ये तो कुसुम की बात है और आपको कितना पसंद आया उसकी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि पहला अगर मैं बोलूँ एकदम मेन लीड रोल वो कौन सा था आपका? लॉन्ग बैक स्टार प्लस पे शो आता था, काफ़ी सुपरहिट शो था और काफ़ी लंबा चला, हमारी देवरानी। अच्छा। और उसमें मैं जेठानी थी। हाँ। और मेरी 5 देवरानियाँ थी। और ये सबसे पहला ऐसा टेलीविज़न में कैरेक्टर था कि जो जेठानी, मतलब सास डेंजरस होती है, बदला लेती, लेकिन ये सास अच्छी थी इसमें, लेकिन जेठानी सबसे बड़ी खतरनाक थी। तो हमारी देवरानी वो कहीं ना कहीं मंजुला के लेंस के थ्रू देखी जाती थी, क्योंकि मंजुला एक ही जेठानी थी और बाकी सारी उसकी देवरानियाँ थी। तो जो बाकी की तो मंजुला के तुरंत बाद की 5 मंजुला के पूरे कंट्रोल में थी। छठी थी, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही, लेकिन उसने एक पॉइंट पे अपनी आवाज़ उठाई और फिर वहाँ पे कहानी में जो टकराव शुरू होता है देवरानी और जेठानी, तो मंजुला और भक्ति का जो थ्रू आउट फाइट चलती है एंड क्लैश एंड फिर मेरे प्लॉटिंग एंड प्लानिंग एंड उसको परेशान करना, तुम मेरे वश में कैसे नहीं हो। तो जो क्रांतिकारी सबको खटकते हैं और जो आवाज़ उठाते हैं वो सबको खटकते हैं, तो वो सब ने तो मेरे रंग में रंग गए, पर ये नहीं मेरी आवाज़ के सामने उसने आवाज़ उठाई। बदमाश थी देवरानी। तो वहीं पे सारी हुई कहानी शुरू। जब आप रोल चूज करती हैं तो क्या मायने रखता है, स्टोरी, स्क्रिप्ट, या कौन से मेन लीड है, सेकंड लीड है, या क्या है, क्या सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मायने रखती है? मैंने थिएटर बहुत किया है, तो थिएटर में ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा जो थिएटर करके आते हैं ना, उनके लिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि मैं हीरोइन ही बनूंगी। अच्छा। या ऐसा ही करूंगी, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग माय थिएटर डेज मैंने सब तरह के रोल किए, लेकिन मोस्टली मैंने हीरोइन के ही रोल किए हैं। और कोई भी एज ग्रुप के किए हैं। थिएटर में देखो एज ग्रुप वैसा नहीं होता कि भाई 16-17 साल की हीरोइन और वही पिंक एंड पर्पल एवरीथिंग, और बाल उड़ेंगे, साड़ी उड़ेगा, वो सब नहीं होता। आपको पता है लाला लाला वाला सीन नहीं। तो थिएटर में कोई भी एज ग्रुप की हीरोइन हो सकती है और कहानी इंपॉर्टेंट होती है, लाइक फिल्म्स। तो मैंने हर एज के रोल किए हैं, बहुत यंग एज में भी। गिरीश कर्नाड का जब भयवदन किया तो मैंने गॉडेस काली का रोल भी किया, या भरतनाट्यम करती थी तो मैंने रावण का किरदार भी निभाया। आप रावण बनी थी? यस। तो हमारा जो भरतनाट्यम में बैले था वैदेही हरणम करके, तो वैदेही हरणम में रावण मैं हुआ करती थी। तो हर तरह के किरदार निभाए हैं और मुझे लगता है कि मैं किरदारों को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसमें कितना खेल सकूँगी, मुझे मज़ा आना चाहिए जी। कोई भी काम जब आपको मज़ा ना आए ना तो अच्छा नहीं हो सकता। छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, एक दुपट्टे को ऐसे फोल्ड करने का काम भी होगा, छोटे से छोटा काम, अगर मुझे इंटरेस्ट ऐसे लपेट के रख दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसको अच्छे से रखना है तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से रखूँगी, क्योंकि मुझे रखना है, मुझे वो इंटरेस्ट करता है, मुझे पसंद आता है अच्छे से रखना। तो लगता है कि मैं सबसे पहले चूज़ करती हूँ, या मुझे स्क्रिप्ट दी जाती है तो मैं स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा ये क्या होगा, फिर एक क्रिएटिव से डिस्कस होता है कि क्या है इसका या क्या होगा। और डेली सोप में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक देखिए कुसुम का किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब जैसे ही मंगल जयपुर गई है, कुसुम को अचानक से बीमार और बेचारी कर दिया है, तो अभी कुसुम, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं कुसुम को लेकर कि आप क्यों ऐसे दिखा रहे हैं, आपका मतलब हस्बैंड गायब है तो अभी वो श्रृंगार नहीं है। तो लोग, कितने बड़े बड़े लोग मुझे डीएम्स करते हैं कि यार तुमको ऐसा देखना पसंद नहीं आता, तो कितने लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो डेली सोप में हम खैर कह नहीं सकते बहुत लंबा, लकीली शो बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, सब कुछ अच्छी चीज़ें चल रही है, तो ट्रैक है, घूमते फिरते रहते हैं। जैसे सीजन बदलती है वैसे सिचुएशन भी यहाँ पे भी बदलती है, पर मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ किरदारों को। मुझे लगेगा कि हाँ ये नेगेटिव है, और नेगेटिव मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज उसमें बहुत आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें काफ़ी शेड्स होते हैं, काफ़ी उसमें धमाल होती है, उसके कॉस्ट्यूम ले लो या मेकअप, हेयर, या उनकी हर एक अदा में एक खास
एक प्रेजेंटेशन होता है कि अगर वो हंसते हैं तो भी नॉर्मल नहीं हंसते, अगर वो कुछ भी कहते हैं तो एक तंज होता है, एक उनकी अदा या स्पेशल म्यूजिक होता है। हाँ। तो नेगेटिव किरदारों को परफॉर्म करने का मज़ा ही अलग होता है। हाँ। आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल वो देखते ही अब फ्रेम में पता, अरे ये लगता है कि बदमाश है तो देख के ही मतलब उनका लुक ही पहले से इतना कमाल का कर देते हैं कि देख के ही लोग पहचान जाते हैं। बीच में आपका जो हेयर कट हुआ था वो भी काफी ट्रेंड, मतलब ऐसा था कि लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, यार कुसुम के बाल कट गए। अरे दुखी हो गए थे लोग मुझे कितने लोग, मतलब यहाँ तक मेरी सासू माँ ने मुझे पूछ लिया कि यहाँ पे मोहल्ले में सब लोग बोल रहे हैं कि अभी मतलब ये क्या बाल काट दिए हैं, कब बाल ठीक होंगे, मतलब सभी के मैसेज, मतलब ग्रुप में सारे मैसेजेस आ रहे थे। जो सीधा नहीं पहुंचा सकते थे वो घुमा फिरा के मैसेज कि भाई बाल आपके ठीक कर दो। हाँ। और बहुत ही मतलब हो गया था, प्रताड़ित हो गए थे सब लोग मैं खुद भी हो गई थी, इधर कुसुम प्रताड़ित, उधर अरे बाप रे, उर्वशी के सारे लोग अरे सारे मतलब जल्दी करो भाई जल्दी करो। तो वही तो दर्शकों को बहुत असर होती है जब आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो मतलब अच्छे अच्छे खासे लोग मुझे लिफ्ट में मिलते हैं, अरे आपके वो हस्बैंड को क्या हो गया, वो वापस आ जाएंगे ना। हाँ। मतलब मैं हंसती हूँ, मैंने बोला हाँ पता नहीं, मैं तो कल का नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि सब टीआरपी का गेम है और लोगों को जो पसंद आता है उस हिसाब से चलता रहता है। 20 साल लगभग आपने कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई एम श्योर कि थिएटर आपका पहला प्यार होगा। प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए स्टार्टिंग से, क्योंकि लोग भी आपके बारे में जानना चाहेंगे बहुत ज़्यादा। जहाँ तक जैसे हम लोग तो किताबों में पढ़े हुए हैं, थिएटर में पहले इतना इज्जत नहीं मिलता था, वैल्यू नहीं होती थी। पहले जो फिल्में में बनती थी वो मेल को ही फीमेल बनाते थे, वही एक्टिंग साड़ी पहन के या लड़कियों को कॉस्ट्यूम पहन के एक्ट करते थे। जब आपने शुरू किया था उर्वशी जी, तो कैसा था माहौल और कितना जो स्ट्रगल फेस था वो कैसा था? क्योंकि उस समय थिएटर में आना भी, वो डिसीजन मेकिंग फैमिली का होना बहुत टफ हुआ होगा। बहुत ज़्यादा टफ जी। मतलब कभी कभी लगता था कि मैंने कोई बहुत बड़ा वाला मतलब बहुत ही बड़ा वाला क्राइम कर दिया है। अच्छा। जो मैंने थिएटर चूज़ किया। हर कोई आके आपकी कैरेक्टर पे उंगली उठाते थे, जैसे थिएटर नहीं हुआ, कुछ ऐसी कोई जगह हो गई जहाँ पे पता नहीं कैसा काम होता है। बिकॉज मेरे लिए मैंने काफ़ी जगह पे बोला है कि मैं थिएटर को एक माँ की तरह देखती हूँ। जैसे आपकी माँ आपको चलना, बोलना, उठना, बैठना, हंसना सब कुछ सिखाती है ना। आपको एक परिवार, पूरा परिवार आपको पूरा संस्कार देता है, सारी चीज़ें दुनियादारी सिखाता है। थिएटर भी आपको चलना, बोलना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, गाना, खाना पीना सब सिखाता है। आप कैसे किस तरह से करोगे, ये सिचुएशन में कैसे करोगे। जैसे कि माँ बोलती है कि बाहर जाके इस तरह से मत करना वरना जगह सही होगी। थिएटर में भी ऐसा होता है कि इस तरह से मत करना वरना ऑडियंस आपकी मतलब हंसेगी आपके ऊपर। तो थिएटर आपको सब कुछ सिखाता है जी। और थिएटर का सीखा हुआ इंसान कभी भी कहीं फेल नहीं होता। कभी भी वो ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला गया। आपने कभी ऐसे नहीं कि थिएटर एक्ट्रेस डिप्रेशन में चला गया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो अडिग रहते हैं, वो जूझते हैं सिचुएशन के सामने, कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि थिएटर कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं दिखाता। थिएटर आपको आपकी वास्तविकता से, रियलिटी से जोड़े हुए रखता है। कभी ऐसे थिएटर में आपने करोड़ों रुपए कमा लिया ऐसा नहीं सुनते। लेकिन आपने नाम बहुत थिएटर में कमाया ऐसा हमने अक्सर सुना है। तो उस टाइम पे मुझे सबसे पहले, जब मैंने कॉलेज के लेवल तक तो ठीक था कि लाइक सोलो जब कंपटीशन होती है, इंटर कॉलेज कंपटीशन एंड यूथ फेस्टिवल्स एंड ऑल, तो उन सारी कॉम्पिटिशन्स में ऑलवेज मैं फर्स्ट प्राइज़ जीतती थी। हर जगह पे बेस्ट एक्टिंग प्राइज़ मुझे मिलता था, या इंटर कॉलेज का ड्रामा कंपटीशन हो गया या सोलो मोनो एक्टिंग, तो उन सब में तो फर्स्ट प्राइज़ आते थे। लेकिन कॉलेज का टाइम था, स्टूडेंट टाइम था, घर में से थोड़ा था कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें तो होती रहेगी, इन सब का ये सब करके क्या मिलेगा। पर मैंने आर्ट्स लिया था तो मुझे लिटरेचर और पढ़ाई, शेक्सपियर, कालिदास, उन सब में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। और वही सारे प्लेज हम लोग कॉलेज में करते थे और पोइट्री एंड लाइक वो मज़ेदार दिन थे। आर्ट्स को पढ़ना ही अपने आप में एक थेरेपी लगता है मुझे। सही बात है, आप खो जाते हो। मैं खुद लिटरेचर यस तो ये बात ही अलग होती है। आप पढ़ते ही जाओ, आपकी वो एक मोह ख़त्म नहीं होता उसका जी। तो वैसे समय में जब मैंने मास्टर्स कर रही थी और मुझे एक प्रोफेशनल, क्योंकि मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, बड़े 4 भाई और भाभियाँ, और काफ़ी बड़ा परिवार है, ब्राह्मण फैमिली से हूँ। तो जब पहली बार मुझे
एक डायरेक्टर ने पूछा कि मास्टर्स कर रही थी, प्रॉपर उनका थिएटर ग्रुप था और काफ़ी नाम था उस ग्रुप का, तो मुझे पूछा कि क्या आप हमारे प्ले में काम करेंगे, तो बात मेरे तक नहीं आई थी। अच्छा। क्योंकि मेरा नंबर, किसी के पास फ़ोन नंबर नहीं था। हाँ। तो मेरी दोस्त को उसके थ्रू, क्योंकि अलाउड भी नहीं था ऐसे नंबर सबको देना, फ़ोन नंबर देना, तो मेरी दोस्त के पास फ़ोन आया कि ऐसे पूछो उसे कि वो काम करेगी। तो मेरी दोस्त ने मना कर दिया, नहीं उसके फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरी खास सहेली है वो बीजल, जो कि अभी कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा। तो वो पूरी सिचुएशन जानती थी, तो उसने बोला नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो नहीं करेगी। हाँ। पर वो किस्मत में लिखा था वहाँ पे जाना। 1 साल में घुमा फिरा के सीधा मेरे तक ही बात आ गई और मुझे सीधा आके पूछ लिया कि एक प्ले है, आप करोगे काम? आपका बहुत नाम सुना है, आप कॉलेज में सुना है कि ऑलवेज फर्स्ट प्राइज़ लेके आते हो और आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ सुनी है। हाँ। तो मैंने बोला हाँ, पर अलाउड नहीं है, तो अभी मैं ये बाहर से तो नहीं कर सकती। प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन करके या प्रॉपर थिएटर वो सब नहीं कर सकती। स्क्रिप्ट पकड़ाया और एक बार स्क्रिप्ट देख लो, शायद आपका मन बदल जाए। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, इतने बड़े हैं, क्या ना बोल के बाद में ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाहती थी उस बात को। मैंने बोला ठीक है, कल अभी ले लेती हूँ, कल ना बोल दूँगी। तो मैं स्क्रिप्ट लेकर घर पे आई। मेरी मॉम, वो भी लिटरेचर की बड़ी, मतलब बोलते कीड़ी थी। तो उन्होंने भी कितनी किताबें, कितने नॉवेल्स, क्या कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो मैंने लाके स्क्रिप्ट ऐसे रख दिया और मैंने बोला ना ही बोलना है तो फिर देखना ही क्यों, जिस देश जाना नहीं उसका एड्रेस क्या पूछना। तो मैंने वो साइड में रख दिया। मेरी मम्मी ने स्क्रिप्ट उठाया, पूरा पढ़ लिया। रात में सुबह तक उन्होंने मतलब पढ़ लिया होगा और मुझे पूछा कि तुम्हें कौन सा रोल ऑफर किया। मैंने बोला जो मीरा है ना वो। अच्छा कर ले। अच्छा मम्मी, मैंने बोला ये महाभारत, ये लड़ाई कौन लड़ेगा, अरे कर ले। मैंने बोला सच्ची? अरे नहीं मम्मी, तो बोले एक प्ले तो कर सकते हैं। तो मम्मी ने बोल दिया कि कर दो? हाँ कर लो। पर खैर फैमिली से वही था कि नहीं वही मम्मी ने बोला, मतलब लड़ाई में वो मेरे साथ रही थ्रू आउट। काफ़ी फिर तो हुआ घर में कि नहीं करना है। फिर मम्मी ने बोला कि एक प्ले है, एक प्ले कर लेने दो। ताकि मुझे भी बड़ा वो था कि प्रॉपर ग्रुप में कैसे होता है। देखो कॉलेज स्कूल में होता है वो बात अलग है, और एक प्रोफेशनल कमर्शियल ग्रुप में जिस तरह से थिएटर होता है वो उसका फील, उसकी बात ही अलग होती है। तो मुझे भी मैंने भी बोला कि एक अनुभव मुझे लेना है, एक खाली प्ले करने दो मुझे, कि जिसमें मुझे ये करना है कि अनुभव करना है कि किस तरह से हो जाए, पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे रीडिंग, देन ब्लॉकिंग, देन रिहर्सल्स एंड कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड साउंड, लाइट, जो मतलब 0 शोज क्या होते हैं। तो वो मैंने सुना ही था। पर कभी तो काफ़ी हुई, चर्चाएं हुई, तो फिर बोला ठीक है खाली एक प्ले, इसके बाद नहीं। तो तब मेरा भरतनाट्यम भी चल रहा था, भरतनाट्यम में भी मास्टर्स चल रहा था। तो कमर्शियल थिएटर बहुत अलग होता है। ये मैं जो कहने जा रही हूँ मैंने किसी से नहीं बताया आज तक। पहली बार मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो एक्ट्रेस तो मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे डायरेक्टर को मेरे में से, जैसे रॉक स्टार आपने देखी होगी, उसमें रणवीर कैसा था, बिल्कुल उसको पता था कि मैं गा सकता हूँ। तो वो अजीबोगरीब, मतलब बहुत कॉमेडी गाता था। मुझे भी तब लगता था कि कॉलेज स्कूल में मैं मतलब स्टार थी, तो मैं तो स्टार हूँ और ऐसे जीत जाऊंगी, ऐसे अभी मेरा मतलब मैं तो छा जाऊंगी, पहले प्ले में अपना नाम बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट प्ले था, तो मेरी आधा भरतनाट्यम, मतलब आधी क्लासिकल डांसर, आधी एक्ट्रेस, वो अलग नहीं हो पाए। और स्टेज पे जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जजेस ने, बिकॉज वो कंपटीशन में जाने वाला था प्ले, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फर्स्ट, वो लोग बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपटीशन करते हैं। तो मेरे डायरेक्टर ने सोचा कि पहले कंपटीशन में डाल देते ताकि एक लोगों का रिव्यू भी मिल जाए, एक आपको एक पॉलिशिंग भी हो जाए प्ले, और कंपटीशन में चला जाएगा तो पता भी चले कि कैसे क्या इसको लोग देखते हैं। जी। मेरा प्ले पहला और न्यूज़पेपर में मेरे लिए छप के आया, बहुत ही गंदा रिव्यू। बहुत ही गंदा रिव्यू। बोला कि एक्ट्रेस, मतलब ये प्ले की हीरोइन को पता नहीं है कि वो क्लासिकल डांस कर रही है कि एक्टिंग कर रही है। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया। मतलब मेरे घर में सब बोले अच्छा ये अनुभव लेना था, ये देखो तुम्हारे लिए क्या छप के आया। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है, मतलब वो इतनी बड़ी ठोकर है कि जहाँ पे मैं गिरी। और फिर मैंने बोला कि अब तो अपने आप को
सक्सेसफुल बना के यहाँ से निकलूंगी। हाँ। अगर मेरा यहाँ से एग्जिट तय है तो एग्जिट तो बड़ी क्वीन वाली ही करूंगी, ऐसे हार के नहीं बैठूंगी। वापस गई ना तो वापस ऐसे जाऊंगी कि ताज पहन के जाऊंगी। हाँ। तो वो फिर मैंने जाके मेरे डायरेक्टर बोला कि भाई क्या मेरे से गलती हो गई आपने मुझे, तो फिर मैंने बोला कि रुको। हाँ। फिर हमारे डायरेक्टर ने बोला कि अब आप सामने बैठो चेयर पे, मैं आपकी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा। उन्होंने सामने आए, उन्होंने मेरी एक्टिंग करके दिखाई कि आपकी जो क्लासिकल डांसर को बाहर करो। हाँ। आप भरतनाट्यम करते हो तब भरतनाट्यम की डांसर हो, आप एक्टिंग करते हो तब एक्ट्रेस हो, एंड अभी आप हो। हाँ। तो तब मेरा एक्चुअली प्रोसेस शुरू हुआ जो कमर्शियल थिएटर में होता है, जैसे जहाँ पे मैंने खुद को जानना शुरू किया। मैंने अपने आप को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा कि अब मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले थे, मैं तो स्कूल में नंबर 1 थी, कॉलेज में नंबर 1 थी। वो आप कहीं पे हैं स्टार, लेकिन आप जब एक नई जगह पे जाते हो तब आप जीरो ही होते हो, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी की शुरुआत हुई। और उसके बाद पहली नेशनल लेवल की कंपटीशन थी शिमला में, शिमला मुंबई ऑल इंडिया मल्टी लैंग्वेज ड्रामा कंपटीशन, जो आज भी होती है कालीबाड़ी टेम्पल में शिमला में। तो उसके बाद तुरंत वहाँ पे हमारा शो था, कंपटीशन था, और वहाँ मेरी ज़िंदगी का शुरुआत हुई, पहली शुरुआत हुई, एंड आई गॉट माई फर्स्ट नेशनल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो वहाँ मेरी एक्चुअल जर्नी की शुरुआत हुई। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत रोई थी उस दिन कि मैंने उसके बाद जो मेहनत की, वो मेहनत वाला पार्ट था, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि परिवार में से दूसरी बार चांस मिलना मुश्किल था। बिल्कुल। बहुत विरोध था, बहुत ताने सुने थे कि न्यूज़पेपर का ऐसे बोले कि इसको ना तुम फ्रेम करवा के रखो ताकि तुम्हें तुम्हारी सक्सेस दिखे, ये भी मैंने ताने सुने हैं। अच्छा। तो इन सारे तानों को सुनकर मैं जाती थी रिहर्सल में, सब ग्रुप में भी बोलते अपने आप को हीरोइन समझती है, देखो क्या क्या लिख के आया है। तो हर चीज़ को मैंने ऐसे पी लिया, तुम्हारा समय नहीं है, तुम चुप रहो, समय आएगा तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बोलेगा, काम बोलेगा। तो हाँ। बस अब तुम चुप रहो, सहना है उतना सह लो। हाँ। जितना तुम पेनफुल रहोगी, जितना पेन आए, उस पेन का बदला अपने परफॉर्मेंस में देना सबको। तो मैं रोज अपने आप को समझाती थी कि खुद को ना पकड़ के रखो, होल्ड योर सेल्फ। हाँ। कोई तुम्हें कंधा पे ऐसे हाथ रख के बोलने नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद ही बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने आप को यहाँ बोलती थी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ो। तो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिले यहाँ से भागना नहीं है कायरों की तरह। तो बस फर्स्ट मुझे जब फिर तो वही न्यूज़पेपर थे, वही लोग थे, वही सब थे जिन्होंने मेरा स्वागत किया वापस गुजरात आने पर कि अरे बाप रे तुमने तो कमाल कर दिया। तो उसका विनर्स शो रखा कि हाँ। ऐसा क्या कमाल कर दिया कि भाई चलो हम इसका विनर्स शो रखते हैं, तुम्हारे लिए एक शो स्पेशल पूरा रखते हैं, बिकॉज शो इज़ नॉट फ्री, हॉल बुक होता है, एसी लगता है, हर चीज़ खर्च होती है, कॉस्ट्यूम से लेके एवरीथिंग। तो मेरे लिए पूरा एक शो रखा और इट वाज वेरी प्रेस्टिजियस शो कि मेरे सम्मान में रखा कि ऐसा क्या करके आई है ये लड़की। और तब मेरी कहते हैं ना सफलता की पहली शुरुआत थी। फिर तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक के बाद एक ऐसे मुझे एट द एज ऑफ 24 साल में मुझे 39 अवार्ड्स मिल चुके थे थिएटर के लिए। और हर जगह बस फिर तो उर्वशी उपाध्याय काफ़ी था, और फैमिली में भी कुछ हद तक लोगों ने धीरे धीरे मुझे समझना शुरू कर दिया था। हाँ। कि जब अवार्ड्स मिल रहा है, इतना नाम हो रहा है। मेरी माँ मेरे साथ हमेशा रही, आज नहीं है वो, पर हमेशा रही। और मेरे भाई भाभी सब लोग मेरे साथ आते जाते रहते थे कि हम लोग सब तुम्हें साथ देंगे। लेकिन माँ की शुरुआत सबसे पहले थी कि अपने बच्चे पे भरोसा था। और वो जंग बड़ी थी, मैंने जीत ली, और आखिरी जंग थी। तो सब फैमिली ने बोला कि देखो तुम्हें अवार्ड्स भी मिल गए, तुम्हारा नाम भी बन गया, अब शादी कर लो, सेटल हो जाओ, तुम्हारे सारे ड्रीम पूरे हो गए, ये तुम्हारा आखिरी प्ले है। तो जैसे मैंने बोला कि आखिरी प्ले, वो सच में ही आखिरी प्ले प्रूव हुआ। मुंबई भवंस चित्रलेखा की कंपटीशन थी और वहाँ पे मेरा प्ले था। शोभना देसाई वो बैठी थी जूरी में, जजेस की जो 9 जजेस थे उनमें से एक वो थी। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत ही मुझे पूछा कि हमारी देवरानी, मेरा स्टार प्लस पे शो आ रहा है, उसमें काम करोगी? मेन नेगेटिव। तो मैंने बोला कि भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मतलब यहाँ मैं बोल के आई हूँ फैमिली से कि ये मेरा आखिरी प्ले है जी।
और यहाँ पे भगवान ने वो अंत नहीं था, दरअसल शुरुआत थी। एक खत्म होता, बोलते हैं ना कि एक दरवाजा जो बंद होता है वो कभी बंद नहीं होता है, उससे दूसरे की शुरुआत होती है, दूसरे की शुरुआत है, और कोई किसी को रोक ही नहीं सकता जब तक वो इंसान खुद ना चाहे। एंड मैं वैसे भी, जैसे मैंने बोला ना, मैंने अपनी हार से सीखा है, मैंने अपनी फेलियर से सीखा है। मैंने जब भी मैं लाइफ में फेल होती हूँ तब मुझे लगता है कि वाओ, अब ऊपर वाला मुझे कमाल का कुछ सिखाने वाला है, मुझे बहुत ही अच्छा देने वाला है। तभी मेरी हार हुई है, तभी वो मुझे बोलता है कि रुक जा। हार नहीं होती, वो बोलते हैं ना एक रियलिटी चेक होता है, आपको कहीं कुछ तो छूट रहा है, वो जानने का एक अवसर होता है। हार को हार की तरह नहीं लेना चाहिए, एक अवसर की तरह लेना चाहिए। ये बताइए, काली मैं समझ सकती हूँ, दुर्गा भी समझ सकती हूँ, लेकिन वैदेही हरण रावण ये कैसे हुआ? यहाँ पे भी वही कहानी है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो। वैदेही हरणम, जैसे कि आप सीता माता का हरण, मतलब वैदेही, वैदेही सीता माता, करेक्ट। तो ये पूरा एपिसोड उसके ऊपर था कि समझो पूरी रामायण 1.25 घंटे में हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे थ्रू भरतनाट्यम। तो इसमें एक सीता होती है। भरतनाट्यम में तो देखो सब सेम ही होते हैं, मतलब सारी अगर डांसर्स हैं मोस्टली अधिकतर फीमेल डांसर्स होती है। अब तो सब सीखने लगे मेल भी, लेकिन हमारे टाइम में मुश्किल से एक आध होते थे। मतलब समझो 1000 में एक आध होता था कि भाई डांस कोई कर रहा है गिन चुन के। तो फीमेल भी मेल का ही रोल करती थी। तो राम कोई बनता था, कोई लक्ष्मण बनता था, कोई हिरन बन जाता था, कोई लड़की तो उसका हिरन के कॉस्ट्यूम होती थी और उस तरह से उसका वो पूरा परफॉर्मेंस रहता था। रावण का सबसे बड़ा प्रश्न उठता था कि रावण वाली पर्सनालिटी जिसकी आवाज़ में भी दम हो, बीच में म्यूजिक में भी जोर से हंसना हो, अट्टहास्य उसका हो, तो वैसा वाला बड़ी मुश्किल हो गई थी कि कौन करेगा। और मैं वैसे बहुत शाय रहती हूँ, बहुत चुपचाप रहती हूँ। तो मेरे डांस के गुरु हैं श्रीमती बेनास तोडीवाला, पारसी हैं, लेकिन वो भी भरतनाट्यम में काफ़ी मतलब बहुत बड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने बोला कि ये उर्वशी चलो जरा, ऑडिशन चल रहा था और मेरा पहले अट्टहास्य ही देख के उन्होंने बोला कि ऐसा रावण तो कभी नहीं मिलेगा। तो वैदेही हरणम के यूरोप में बहुत शोज हुए। अच्छा। 2 सीताएं होती थी कि एक सीता बीमार पड़ गई तो दूसरी सीता चाहिए। 2 राम होते थे, सब दो होते थे, लेकिन रावण एक ही थी, क्योंकि रावण ऐसा मिला ही नहीं। आज भी वो बोलती है कि तेरे जैसा रावण हमें आज तक नहीं मिला। तो रामायण में रावण सबसे, लोग उसको बहुत नफरत करते हैं, लेकिन हमारे वैदेही हरणम में रावण को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सही है। और बताइए, आपका फेवरेट से, आपने नथ किया है और भी बहुत सारे शोज किए, नथ में बहुत कंट्रोवर्सीज थी। अलीशा और चाहत को लेके काफी कुछ था ना, शगुन, अलीशा, चाहत, कभी इस पे असर होता था सेट? नहीं, मैं उससे जस्ट पहले मैंने शो, मेरा ट्रैक ओवर हो गया था। स्पेशल ये पाकिस्तान का पूरा ट्रैक आया था, उसके लिए मुझे बुलाया था। और ऐसे ही मेरा कास्टिंग ऐसे ही, कल से आ जाऊँ, वैसा ही होता है। तो ये प्रॉपर 6 महीने का ट्रैक था और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक था। ऑलवेज नथ दंगल चैनल हो या नथ के प्रोड्यूसर हो या सब बोलते हैं कि ये नथ का ये जो जब आप थी वो कमाल का टाइम था। टीआरपी भी बहुत हाई रही और लोगों को बहुत पसंद आया। तो बस वो 6 महीना था। चाहत के साथ मेरा काफ़ी अच्छा रहा। और क्योंकि मेरे में तो ऐसा था कि चाहत को तब वो बोल नहीं पाती है, ऐसा उसका कैरेक्टर किया था उस समय पे कि वो बोल नहीं पाती, तो उसका अक्सर डायलॉग ही नहीं होता था। और हसीना बेगम गन वन के साथ आती थी, डॉन थी, तो कमाल का कैरेक्टर था। तो बेसिकली बीइंग एक्ट्रेस मैंने बहुत इंजॉय किया। तो और किस तरह के किरदार जो आप एंजॉय करना चाहेंगे, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जो अब तक आपने नहीं किया है? मुझे लगता नहीं कि आपने कुछ छोड़ा होगा वैसे तो, जो रावण। अरे वो गिरीश कर्नाड की जो हाईवदन में गॉडेस काली, वो भी कमाल है। अगर आपने हाईवदन पढ़ा हो तो, या काफी लोगों ने पढ़ा होगा हाईवदन, तो उसमें भी गॉडेस काली कमाल की थी कि बड़े खंडहर टाइप्स मंदिर में, काली जी का तो वही रहता है, वैसे ही रहता है, गाँव के बाहर ही रहता है। और वो भी कैसी पूरी ड्रंकन थी, मतलब पीपा के मतलब अपने पोज में थी और सब आके
पहले वो कपिल आता है, गला काट के रख देता है, मतलब देवदत्त पहले आता है, गला काट के रख देता है, फिर कपिल आता है उसका बेस्ट फ्रेंड, वो भी गला काटता है, और फिर वो पद्मिनी भी आती है, वो गला काटने वाला। बंद करो यार, कितनी 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 बली, मतलब इट वाज अमेजिंग कैरेक्टर। हाँ। तो कॉलेज में भी आई वाज फेमस फॉर गॉडेस काली, और अक्सर लड़कियां डरती हैं कि मुझे काली काली करके सब चिढ़ाएंगे, पर मैंने कभी ऐसे में फंसी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं फंसी ना। जैसे मैंने बोला मेरे चश्मे के नंबर में नहीं फंसी, या मुझे काली कह के चिढ़ाएंगे। मैंने बोला कि मैं ऐसा परफॉर्म करूँगी कि लोगों को चिढ़ाने के बदले प्रणाम करना सिखाऊंगी। मैं वो उनको दूंगी चीज़ कि जो लोगों के सर झुके मेरे आगे, ना कि मैं मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करे। तो मेरे प्रोफेसर भी बहुत खुश होते थे मुझसे कि वो काली वाला चिल्ला ना, एक बार सब शांत हो जाएंगे। मतलब मास्टर मॉनिटर काइंड ऑफ। यस, तो वो भाग के आते थे मेरा परफॉर्मेंस देखने कि पूरा है वदन ऐसे चलता था प्ले। जब उसका पार्ट है ना, उर्वशी वाला पार्ट, तब आते हैं देखने के लिए। तो ये तो बड़ा फेमस था मेरा, और आज भी है मेरे पास पिक्चर्स। वो बिल्कुल पतली सी 0 फिगर वाली काली, और क्योंकि वो पूरा प्ले भी मैं डायरेक्ट करती थी, तो मैंने जानबूझ के छोटा सा कैरेक्टर लिया कि मैं प्ले पे ध्यान दे सकूं। तो मैंने काफ़ी डायरेक्ट किया, चिल्ड्रन थिएटर काफ़ी किया, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप किए। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो थिएटर में आने के लिए फेस किया, वो मेरे बाद की जनरेशन फेस ना करे। तो मैंने पेरेंट्स को अवेयर किया कि आप अपने बच्चों को थिएटर में भेजें, उनकी मेमोरी अच्छी बनेगी, उनको कैसे चलना उठना बैठना वो आएगा, उनको एक समझ आएगा, खुद को जानना सीखेंगे कि मैं क्या हूँ। तो काफ़ी मैंने चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप किए, 1000 बच्चों को मैंने ट्रेन किया है चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप करके। तो और अभी भी देखो, कलाकार बहुत ग्रेडी होता है। जब से मैंने मनी हाइस्ट देखा है, तब से वो प्रोफेसर वाला रोल करने का बड़ा मन करता है कि काश ऐसा कोई बने कि करने का मौका मिले। खैर फिलहाल तो आई एम एंजॉइंग कुसुम, और भगवान करे जल्दी से कुसुम में भी वो जो पहले जैसी कुसुम का जो पावर था वो जल्दी उसको मिल जाए, और चीज़ें मंगल की लाइफ में ठीक हो जाए। मंगल अधूरी है, और मंगल की लाइफ में भी चीज़ें ठीक हो जाए। बिल्कुल। चलिए, तो इतना आपको एक्सपीरियंस है, तो एक जाते जाते आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले के सीरियल्स ना, या अभी भी देखिए, जैसे मंगल की ही बात कर लें, ये रिश्ता की बात करें, अनुपमा की बात करें, सालों साल चलते आ रहे सीरियल्स हैं। कुमकुम भाग्य है, कुंडली भाग्य, ऐसे शोज जैसे क्योंकि होता था। आपने देखा होगा ना, पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चल रहा है कि शोज आते हैं और बंद हो जाते हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के। ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रोड्यूसर आया, राजन शाही की बात करूँ, एकता कपूर के शोज बंद हुए हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रह जा रही है? कमी नहीं, पर कह सकते हैं कि लोगों के पास अभी ऑप्शन बहुत है, OTTs है। अभी सिर्फ वो समय नहीं है कि आप देखो ना, लोग काम कितना करने लगे हैं। कोविड के बाद देखो कि कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, मतलब लोग बहुत कमा रहे हैं। लोग अभी घर पे नहीं बैठ रहे हैं। लोगों को अब दहशत हो गई है कि अब सबको मेहनत करनी है, सबको कमाना है, सबको काम करना है। भगवान ना करे फिर से वैसा कोई टाइम आ गया तो अब लोग बहुत ही सावधान हो गए हैं। तो सावधान हो गए, अब घर से बाहर निकलने लगे हैं, काम करने लगे हैं। पहले कोविड के बाद इसलिए ज़्यादा काम कर रहे थे क्योंकि कर्जा बढ़ गया था, तो कहीं कोई कर्जा उतारने के लिए सब घर से निकल गए काम करने के लिए। तो कहीं कुछ कहीं किसी फैमिली मेम्बर्स नहीं रहा तो किसी को बाहर निकलना पड़ा। रीज़न्स अलग अलग है। तो जब अब इंसान घर से बाहर निकलता है तो वो जो टीवी के सामने बैठकर सब्जियां काटते काटते कुछ भी देखने वाला जो दौर था वो निकल गया। अब घर से बाहर निकले हैं, OTT है, फ़ोन में लोग देख रहे हैं, फ़ोन में सारी चीज़ें उनको जो पसंद आती है, तो अब लोग अब अपनी चॉइस के हिसाब से उनको जो देखना है वो ढूंढ के देखते हैं। तो अभी तो एक ही मुझे लगता है कि स्टार है, जो है कंटेंट, कहानी, कथा वस्तु। अब आपको दर्शकों को इतना अच्छी स्टोरी देनी पड़ेगी, इतनी अच्छी कहानी देनी पड़ेगी, तो जिसको लोगों को देखने के लिए मजबूर करे। जो लोग आज देखो के ड्रामास, कोरियन ड्रामास कितने चलते हैं। लोग कितना, मैं खुद देखती हूँ क्योंकि मुझे साउथ की चीज़ें देखना बहुत पसंद है। वो बहुत थॉट प्रोसेस होती है, बहुत सोचते हैं, कहानी डिफरेंट तरीके से वो लोग लाते हैं। तो अभी लोगों को पसंद ये आता है कि क्या अच्छा मिले देखने को। तो वही उसका कारण है, वही शायद कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑप्शंस भी हैं और अब अपग्रेड हो गई ये चीज़ें। अब सबको अपग्रेड होना पड़ेगा, तभी हम टिक पाएंगे।
वेल उर्वशी जी, थैंक यू सो मच। आज हमने कुसुम को नहीं बल्कि उर्वशी जी को जो बहुत जाना, ढेर सारा जाना, और कुछ चीज़ें इन्होंने वो भी बताई जो किसी को नहीं पता थी। सो थैंक यू सो मच, और फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत सारी बातचीत की, और आज देखो लेट कॉल टाइम की वजह से इतना अच्छा मौका भी मिल गया, जो कि नॉर्मली मिलता नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।